ठीक है, गुड आफ्टरनून क्लास। तो कल जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग ने कहाँ तक देखा था कि कौन से सोर्सेज से हमें क्या क्या मिला है, ठीक है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से कौन से पार्ट्स हमें क्या क्या एडेप्ट किए हैं उसके बारे में हमें पता चला था। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, कल मैंने आपको ब्रिटिश का बता दिया था तो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का बता दिया था, ठीक है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे अमेरिका, आयरिश, कैनेडियन और आगे धीरे धीरे बताऊंगा कि कौन कौन सी कंट्रीज से क्या क्या लिया गया, ठीक है। देखिए, ऐसा मत सोचिए कि भारत का संविधान तो शायद आपके मन में आए कि ये तो सब जगह से लिया हुआ है। नहीं, देखिए, जब कोई भी अच्छी चीज़ करते हैं तो हम एग्जांपल्स देखते हैं सारी जगह से, ठीक है। तो ये भी ऐसे ही है, हमने सब कुछ हर जगह से लिया है, नो डाउट, लेकिन फिर उसमें रिफॉर्म्स किए कि कौन सी चीज़। देखो, अब जब कोई भी चीज़ हम लेते हैं तो ये देखते हैं ना भाई, सपोज जैसे आपने ये देखा पान बाज़ार से ये अच्छा मिलता है, फैंसी बाज़ार से ये अच्छा मिलता है, तो आप ऐसे ही जब कलेक्शन करते हैं तो सबसे अच्छी चीज़ बनती है। तो ऐसे ही भारत के संविधान को बनाया गया, अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो कम से कम 200 से मतलब कि बहुत सारी कंट्रीज़ का आपका कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया गया, फिर उसके बाद भारत का संविधान बनाया गया, ठीक है। तो अब हम अमेरिका को देखते हैं। देखिए, ये सब जितने भी पॉइंट्स हैं ना आपके, ये सब अभी शायद आपको थोड़ा सा डाउट लगे, लेकिन जब मैं आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा ना, आर्टिकल्स मैंने बताया था ना 448 आर्टिकल्स होते हैं, तो एक एक आर्टिकल हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे क्लास में। तो जब आर्टिकल्स वाला पार्ट आएगा तो आपको समझ आ जाएगा डिटेल में कि ये सब क्या होता है, ठीक है। अभी के लिए भी मैं आपको एक रफ आइडिया दे दूँगा। तो देखो, अमेरिका से क्या आया गया है, फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स आपको पता ही होंगे, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, राइट टू लाइफ, अभी आपने सुना होगा राइट टू प्रिवेसी वगैरह। तो ये सब क्या है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है। इनको फंडामेंटल राइट्स का पार्ट बना दिया गया है। और कितने फंडामेंटल राइट्स है टोटल, इस समय अगर हम बात करें तो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। फिर ये मतलब कि ये ऐसे राइट्स होते हैं जो जिनका अगर आपका वायलेशन हो तो आप डायरेक्टली कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। फिर है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब कि देखिए, जुडिशरी मतलब तो पता है जितनी भी कोर्ट्स वगैरह होती हैं, तो आपका इस तरह से होगा कि इंडिपेंडेंट है, कोई भी आपका इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जैसे कि सपोज कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, अब उसको दोबारा रिव्यू करने की ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है ना गलती से हो गया हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट को जुडिशियल रिव्यू। कोई भी लॉ बनाए, अच्छे से नहीं बना, उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू। प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट। देखो, इम्पीचमेंट मतलब होता है रिमूव करना, लेकिन प्रेसिडेंट के केस में हम रिमूव शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट शब्द का क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि देखो, रिमूवल हम यूज़ करते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस के लिए, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इम्पीचमेंट। तो प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो कहाँ से लिया गया है, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। ये कैसे होता है, क्या होता है, जब मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा डिटेल में बताऊंगा कौन सी मेजोरिटी चाहिए होती है, कैसे चाहिए होता है, वो सब क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए बस ये समझो कौन सी कंट्री से क्या लिया गया है। फिर नेक्स्ट है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट तो आपको पता ही है, वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है, जो राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है, ठीक है, तो वही वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। आप कमेंट में बताना मुझे कि इस समय कौन वाइस प्रेसिडेंट है, आप आंसर देना मेरे को। फिर नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इम्पीचमेंट और रिमूवल मतलब एक ही है, लेकिन जब हम प्रेसिडेंट के लिए यूज़ करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, इम्पीचमेंट शब्द का यूज़ करते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे रिमूव होते हैं वो भी बताया जाएगा आपको जब आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे चीफ जस्टिस भी इंक्लूड हो गए, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि चीफ जस्टिस के लिए अलग प्रोसेस होता है, यही वाला प्रोसेस होता है। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, अमेरिकन से, ठीक है। तो यूएस से क्या क्या लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज, ठीक है। देखो, ये आपको याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछता है। वो बोल देगा कि पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कहाँ से लिया गया है, और ऑप्शंस में दे देगा ब्रिटिश, यूएस, आयरिश, कैनेडियन। तो आपको याद होना चाहिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया। नेक्स्ट है आयरिश। देखो, जब समझ के पढ़ोगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा, और अगर खाली रट्टा मारोगे तो याद नहीं होगा। अब जैसे आपको समझ आ गया फंडामेंटल राइट क्या होता है, एक रफ आइडिया हो गया, इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब क्या होता है, तो आपको क्लियरली रिलेट कर पाओगे और फटाफट याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आयरिश। आयरिश से लिया गया डीपीएसपी, ठीक है। ये एक पार्ट है, अलग से एक पार्ट है, जैसे 25 पार्ट्स होते हैं ना, तो एक पार्ट ही है जिसमें सिर्फ डीपीएसपी के बारे में बताया गया है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि डीपीएसपी में मतलब आपका किस चीज़ से रिलेटेड बताया जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। इसमें मतलब कि एक तरह से मानो कि सेंटर डायरेक्शन देता है, एक मतलब कि रिकमेंड करता है, कंपलसरी नहीं होता है कि आप इसे मतलब जैसे आप पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय ना करें, तो इस तरह के कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, तो वो आपके डीपीएसपी के अंदर आती है। तो ये कहाँ से लिया गया है डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट, आयरिश को। आयरिश मतलब किसकी बात कर रहा है, ये आयरलैंड की, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। आयरिश मतलब कौन सी कंट्री की बात कर रहा है, आयरलैंड की। फिर नेक्स्ट है आपका
मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होगा उसका जो मेथड होता है वो कहाँ से लिया गया है, आयरिश से, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, प्रेसिडेंट कैसे हटेगा वो लिया गया है आपका यूएस से, लेकिन प्रेसिडेंट कैसे बनेगा वो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से, ठीक है। नेक्स्ट है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। जैसे आपको पता है ना कि राज्यसभा में हर साल 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, पता ही होगा ये। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है नॉमिनेशन का, ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट है कैनेडियन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कनाडा से क्या क्या लिया गया है आपका, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। देखो जैसे इंडिया में होता है कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा, मतलब कि मैंने आपको शायद स्टार्टिंग में बताया था कि नहीं कि इंडिया क्या है, एक फेडरेशन, मैंने आपको बताया था फेडरेशन मतलब सब लोग एक साथ चलते हैं, लेकिन इंडिया फेडरेशन सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इंडिया को डिवाइड किया गया, ऐसा नहीं। जैसे यूएस में स्टेट्स के पास ज़्यादा ऑटोनॉमी है, ठीक है, जैसे यूएस में अलग अलग स्टेट्स है ना, ह्यूस्टन, टेक्सास, तो वहाँ पे उनके पास अपनी ऑटोनॉमी है, लेकिन इंडिया में इतनी ऑटोनॉमी नहीं है। इंडिया में स्टेट्स के पास इतना राइट नहीं है कि वो अपने आप को सिसीड कर सके, कंट्री से अलग हो सके, ठीक है, इतना राइट नहीं है। तो वहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, फेडरेशन है और सेंटर क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग सेंटर का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। फिर नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स, मतलब कि जो आपको पता है ना कि हर स्टेट में गवर्नर्स होते हैं अलग अलग। आप जैसे आप मुझे ये बताइए कि अभी रिसेंटली एक लेफ्टिनेंट गवर्नर न्यूज़ में थे दिल्ली के, एक डिसीजन को लेके रिगार्डिंग के, ठीक है, एक डिसीजन को लेके, जैसे कि अभी जो हुआ था ना कि केजरीवाल जी ने कहा था कि करंट से देखिए रिलेट करके पढ़िए तो आपको जल्दी याद होगा। अभी केजरीवाल जी ने क्या कहा था कि दिल्ली में मतलब कि जो भी पेशेंट्स होंगे सिर्फ दिल्ली वालों को क्योर किया जाएगा, लेकिन उनके डिसीजन को ओवर रूल कर दिया, एक तरह से उनका काउंटर अटैक किया किसने, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, ठीक है। तो इस तरह से हर एक स्टेट में अलग अलग गवर्नर्स होते हैं, तो ये तो सिर्फ गवर्नर्स की बात कर रहा है। तो जितने भी गवर्नर्स होते हैं, गवर्नर्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, एक्चुअली ब्रिटिश टाइम से ही चला आ रहा है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है कि अपॉइंट होगा हर स्टेट के लिए हर एक गवर्नर, वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रेसिडुअरी पावर्स। देखो रेसिडुअरी पावर्स अपने आप में एक टॉपिक है, मैं बताऊंगा। ऐसे समझ लो आप अभी के लिए कि ऐसी पावर जिस पे डाउट हो कि सेंटर डिसीजन लेगा या स्टेट, या फिर ऐसी चीज़ जो ऐसा हो कि ना सेंटर ले सकता है कंप्लीटली ना स्टेट, तो अल्टीमेटली मतलब अथॉरिटी किसके पास होगी, सेंटर के पास होगी। फिर नेक्स्ट है एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये जुरिडिक्शंस हैं, या 3 टाइप के जुरिडिक्शंस होते हैं, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, एडवाइजरी जुरिडिक्शन, एपिलेट जुरिडिक्शन, 4 टाइप के भी होते हैं सुप्रीम कोर्ट के केस में, तो अलग अलग टाइप के जुरिडिक्शंस होते हैं। तो ये जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन मतलब क्या होता है, जैसे कि सपोज टाइम टू टाइम अगर किसी, ऐसे समझो कि ये एक स्पेशल पावर होती है, तो मान लो टाइम टू टाइम अगर सपोज प्रेसिडेंट को ज़रूरत है कि किसी भी लॉ को लेके कि वो क्लियर नहीं है, तो वो किससे डायरेक्ट किससे सलाह ले सकता है, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट तो कहाँ है, दिल्ली में ही बैठती है, तो सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकता है वहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। तो ये कौन सी जुरिडिक्शन के अंदर आता है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका जो कनाडा नहीं, इसके बाद हम देखेंगे जो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, जापान से क्या लिया गया, ठीक है। 3-4 कंट्री और हैं कि उन कंट्रियों से क्या क्या लिया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलियन, जर्मनी और जापान एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। देखिए वेमर और जर्मनी में कंफ्यूज मत होना, जर्मनी की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वेमर ही बोला जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है आपका जर्मनी। अब देखिए ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, देखिए 3 टाइप की लिस्ट होती है, ये अगेन आप जब आर्टिकल्स पढ़ोगे ना तो फिर से आएगा। जैसे 12 टाइप के शेड्यूल्स होते हैं ना, तो 7th शेड्यूल में लिस्ट के बारे में बताया गया है, ठीक है। जो 7th शेड्यूल है उसमें लिस्ट्स के बारे में बताया गया है। तो उन्हीं में से 3 टाइप की लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट वो होती है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों सब्जेक्ट बना सकते, मतलब कि ऐसा सब्जेक्ट जो सेंटर और स्टेट दोनों के अंदर आता है, ठीक है, दोनों उसके ऊपर रूल बना सकते हैं, ठीक है। जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं ना, सपोज जैसे आपको पता है लॉ एंड ऑर्डर स्टेट के अंदर आता है, तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स जो स्टेट और सेंटर दोनों उस पर रूल्स बना सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ चेंज कर सकते हैं, वो किसके अंदर आते हैं, आपके कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। तो कॉन्करेंट लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ये किसकी बात कर रहा है, जैसे कि सपोज आप किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या कंट्रीज़ के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड होता है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते किसी स्टेट को रोक देंगे कि भाई इस स्टेट में नहीं आएगा, ठीक है। कोई पर्टिकुलर रीज़न हो तो बात अलग है, लेकिन एज ए नॉर्मल आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप ये बोल दें कि आप हमारे ये सामान नहीं बेच सकते, ठीक है, स्पेशली विद इन द कंट्री। फिर नेक्स्ट है जॉइंट सिटिंग ऑफ हाउसेज। अब जॉइंट सिटिंग क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि 2 हाउसेज होते हैं मेनली, अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा। अगेन ये सब फिर से हम डिटेल में पढ़ेंगे, कब, जब हम
आर्टिकल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लो, ये बस अभी के लिए इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो, क्योंकि देखो अगर ऐसे बोल दूंगा कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ये मिलता है, ये मिलता है, यही मिलता है, तो फिर पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ, है ना, जब तक आपको समझ नहीं आएगा। तो जॉइंट सिटिंग ऑफ हाउसेज मतलब देखो, जैसे कि लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, तो कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो सपोज लोकसभा में गए, पास हुए, राज्यसभा में नहीं हुए, ठीक है, या फिर राज्यसभा में हुए, लोकसभा में नहीं हुए, पेंडिंग हो गए। तो कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो जॉइंट सिटिंग अरेंज कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो कौन होगा, वो स्पीकर ऑफ लोकसभा ही होगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछता है। लेकिन पावर किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास, तो उसी को हम लोग बोलते हैं जॉइंट सिटिंग। सिंपल अभी ये समझ लो, कोई डिसीजन जिसका फाइनल डिसीजन, कोई भी ऐसा बिल जिसका फाइनल डिसीजन ना तो लोकसभा ना राज्यसभा दोनों ले पा रही है, तो मिलके एक सिटिंग ऑर्गेनाइज कराई जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग जॉइंट सिटिंग। तो ये जॉइंट सिटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर नेक्स्ट है जर्मनी, यानी कि वेमर कॉन्स्टिट्यूशन। ये बताता है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इमरजेंसी। तो लास्ट क्लास में आपको पता होगा, मैंने ये बताया था कि इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इमरजेंसी प्रोविजंस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम उसकी बात कर रहे हैं कि सपोज इमरजेंसी लग जाए, सपोज फॉर एग्जांपल मान लो कंट्री में आज की डेट में सपोज हेल्थ इमरजेंसी लग जाए, ठीक है। तो हेल्थ इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। उसमें भी अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो कुछ फंडामेंटल्स ऐसे राइट है, जैसे राइट टू लाइफ, वो तभी भी सस्पेंड नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ऑलमोस्ट 95 to 98% फंडामेंटल राइट्स, इनफैक्ट 2 फंडामेंटल राइट्स को छोड़ के बाकी सब सस्पेंड किए जा सकते हैं। तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है कि इमरजेंसी के दौरान किसी भी टाइप की इमरजेंसी हो तो उस समय क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को हटा सकते हैं। वो वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। फिर नेक्स्ट है जापान। जापान से क्या लिया गया है, प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब जो भी जैसे कि क्या प्रोसीड्यूर आप फॉलो करेंगे। जैसे कि सपोज आपने देखा होगा ना कि कोई भी बिल जाता है पार्लियामेंट में, फिर पास होता है, अलग अलग टाइप की मेजोरिटीज़ होती है, तो क्या लॉ के द्वारा क्या प्रोसीड्यूर है किसी भी चीज़ को इस्टेब्लिश करने का, वो कहाँ से लिया गया है, जापान से। फिर नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से लिया गया देखो अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर। अब ये देखो अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कभी बहुत बार क्वेश्चन आया है, आर्टिकल्स में भी पढ़ोगे, कभी भी आपसे अमेंडमेंट की बात करें ना, वो भी किसके, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने का, ठीक है। याद रखना अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब कि सपोज जैसे इसका एग्जांपल लो, सपोज कोई भी ऐसा चेंज आपको करना पड़े जिससे भारत का जो संविधान है उसमें भी चेंज करना पड़े। सपोज जैसे मान लो कोई ऐसा लॉ ला दिया जो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से तो दिया हुआ है लेकिन कुछ और बताया गया हुआ है। सपोज कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि रात के 9 बजे बाद कोई बाहर नहीं निकलेगा, फॉर एग्जांपल। अब आप कोई नया लॉ लाए, सपोज आर्टिकल, कोई भी एक आर्टिकल है उसमें बताया गया है कि रात के 9 बजे बाद कोई बाहर नहीं निकलेगा। अब एकदम से क्या हुआ, आपको ऐसा लॉ बनाना पड़ा कि नहीं 9 बजे के बाद बाहर निकल सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, जो लॉ पहले से दिया हुआ है भारत के संविधान में, जो आर्टिकल से प्रोटेक्टेड है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको चेंज कर रहे हो। तो कोई भी ऐसा आप लॉ ला रहे हैं जिससे भारत के संविधान के आर्टिकल्स में चेंज करना पड़ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। सीधा सिंपल मतलब ये है। अब ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है ये भी आपको याद होना चाहिए, आर्टिकल 368, ठीक है। आर्टिकल 368 अगर आप मतलब कुछ भी अमेंडमेंट कर रहे हो तो वो कौन से आर्टिकल से रिलेटेड होता है, आर्टिकल 368 से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसीड्योर है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अमेंड होगा, जैसे अलग अलग टाइप की मेजोरिटीज़ होती है ना, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा तो उसके लिए अलग टाइप की मेजोरिटी होती है, वो डिटेल में जब आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। तो वो जो मेजोरिटी चाहिए होती है उसका प्रोसीड्योर क्या है, वो कहाँ से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से। फिर नेक्स्ट है इलेक्शंस ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। इसमें क्या है कि सपोज जैसे राज्यसभा के मेंबर्स हैं, अब आपको पता है कि लोकसभा में भी इलेक्शंस होता है, राज्यसभा में भी होता है, लेकिन लोकसभा के मेंबर्स कौन से होते हैं, जो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूएंसीज से चुन के आते हैं, मतलब कि वो क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स का क्या डायरेक्ट इलेक्शन होता है, नहीं, उनका क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब क्या होता है ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, जब इलेक्शन कमीशन के बारे में बताऊंगा, जब इलेक्शन प्रोसीड्योर पढ़ाऊंगा तो आपको डिटेल में बताऊंगा कि डायरेक्ट इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या अंतर है। जैसे सिंपल एग्जाम्पल ले लो, प्रधानमंत्री का इलेक्शन क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्राइम मिनिस्टर का। लेकिन अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की तो वो क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो ऐसे ही जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, और जब हम राज्यसभा की बात करें तो वो किस में आता है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस में आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना। तो देखो कितनी कंट्रीज़ हो गई, अगर आप थोड़ा सा रिवाइज करोगे, इसमें एक कंट्री बची है रशिया, ठीक है। अब रशिया के बारे में आप रिसर्च करना और आप मुझे बताना कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रशिया से क्या क्या है, ये आप लोग मुझे बताना, ठीक है। देखो कितनी कंट्रीज़ हो गई, सपोज 1 2 3 4 4 तो आपकी यही हो गई, 4 इससे पहले डिस्कस करी थी, 8 और क्या बोलते हैं एक आपका ब्रिटिश हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 8 to 9 कंट्रीज़ हो गई, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ कुछ कंट्रीज से हमारा
कुछ कुछ कॉन्सेप्ट उठाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इन सब को मिला के तब क्या पता है भारत का संविधान बना है। अब देखो नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, अब सीधे आएंगे हम लोग आर्टिकल्स पे, ठीक है। जैसे आपको बताया ना 3 चीज़ें होती हैं, क्या क्या होती हैं, देखो 3 चीज़ें होती हैं आपकी, तो 3 चीज़ों में मेनली आपका आता है, एक आते हैं शेड्यूल्स, ठीक है, नंबर 1, सेकेंड आते हैं पार्ट्स, और थर्ड आते हैं आर्टिकल्स। तो ये पार्ट्स और आर्टिकल्स तो मोर और लेस मतलब आर्टिकल्स पार्ट्स का एक सब यूनिट है, ऐसे समझ लो। सपोज जैसे मैं कहूँ कि पार्ट 1 किसकी बात करता है, तो पार्ट 1 बात करता है आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो क्या है पार्ट, मतलब कि बस डिवाइड कर दिया कि इतने आर्टिकल्स इस पार्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ऐसे हमें कितने पार्ट पढ़ने हैं, टोटल 25 पार्ट्स, ठीक है। और आर्टिकल्स कितने पढ़ने हैं, 448। देखो घबराना मत, ऐसे मत सोचना कि एक एक आर्टिकल पढ़ेंगे तो 448 तो बहुत टाइम लग जाएगा, नहीं लगेगा टाइम। मैं इस तरह से आपको समझाऊंगा कि वो आपको जल्दी पकड़ में आएगा और प्लस एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होगी। देखिए मेरा कोई भी पढ़ाने का तरीका हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड ही रहता है कि आपके क्वेश्चंस डायरेक्ट बनेंगे। यहाँ तक कि अभी तक जो मैंने पढ़ाया ना, आप उससे भी देख लेना, कोई भी पेपर उठा लेना, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया होगा तो वो यहाँ से जो आपने पढ़ा ना, यहाँ से 100% सॉल्व हो जाएगा, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। तो 448 आर्टिकल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इसमें अलग अलग टॉपिक्स आएंगे कि जैसे आर्टिकल 1 हमारा क्या कहता है, ठीक है, अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे। सपोज जैसे आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया यानी कि भारत इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। फेडरेशन की कहीं बात नहीं की गई है, ठीक है, यूनियन की बात करी गई है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कनाडा से क्या लिया गया था, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो इंडिया क्या है, फेडरेशन नहीं है, मतलब यूएस की तरह फेडरेशन नहीं है, ऐसा फेडरेशन है जहाँ पे सेंटर स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। जैसे अब देखो इसको आप करंट से रिलेटेड करो। अभी न्यूज़ में एक किसी ने PIL फाइल करी थी शायद सुप्रीम कोर्ट में कि इंडिया का नाम भारत रखना चाहिए, ठीक है। इंडिया इंग्लिश वर्ड है, लेकिन आप खुद देखिए आर्टिकल 1 में, अभी जब पढ़ाऊँगा आप घर जाके देखिएगा, आर्टिकल 1 में खुद बताया गया है कि जो भी आपका इंडिया है, मतलब जो हमारा इंडिया है, इंडिया को पहले ही स्पेसिफिक किया गया है कि इंडिया दैट इज़ भारत। तो जब पहले ही बता दिया गया है हमारे भारत के संविधान में कि इंडिया एक भारत, इंडिया जो कि भारत, इसका हिंदी अनुवाद ये है, इंडिया जो कि भारत। तो जब पहले ही बताया गया है कि इंडिया भारत है, तो फिर दोबारा क्या भारत मतलब उसको आप क्या सिग्निफाई करना चाहते हो, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली पहले ही बताया गया। तो ऐसे ही है, फिर आर्टिकल 2 में आर्टिकल 2 और 3 में हम लोग बात करेंगे कि स्टेट्स, जैसे जब सपोज होता है ना, सपोज जैसे आपको वेस्ट बंगाल का एरिया बड़ा करना है या नाम चेंज करना है, बीच में एक आया था कि वेस्ट बंगाल का नाम चेंज करके बंगला कर दो, असम का चेंज करके प्रयाग ज्योतिषपुर कर दो, ठीक है। तो नाम चेंजेस जो करते हैं वो हम किस तरह से आर्टिकल 3 का यूज़ करेंगे, ठीक है। 2 में डिस्कस करते हैं जो बाहर इंडिया का पार्ट नहीं है, अगर उसको हमें स्टेट बनाना है, ठीक है, या फिर अपना कोई पार्ट बाहर मतलब सपोज एक्सक्लूड करना इंडियन टेरिटरी से, तो वो आर्टिकल 2 के अंदर आता है। आर्टिकल 4 के अंदर क्या आता है कि जो भी आप चेंजेस करेंगे आर्टिकल 2 और 3 में, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं समझा जाएगा। लेकिन इस चीज़ को याद रखना कि 1960 से पहले जो भी आर्टिकल 2 और 3 में चेंज होता था ना, ठीक है, मतलब कि स्पेशली अगर हम बात करें आर्टिकल 2 की, मतलब जैसे कि सपोज कोई पार्ट आपने पाकिस्तान को दे दिया, तो वो क्या माना जाता था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माना जाता था। क्योंकि फिर से मैं बताऊंगा आपको, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब आपको देखो क्लियर हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, है ना। तो इसीलिए मैंने ये चीज़ पहले पढ़ाई ताकि आपको कम से कम रफ आइडिया हो कि अमेंडमेंट होता क्या है। तो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब भारत के संविधान में कुछ चेंज किया गया होगा। तो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने पहले ही ये बताया, मतलब 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का यूज़ करके क्या किया गया था, कुछ पार्ट इंडिया को 1960 में इंडिया का पाकिस्तान को दे दिया गया था, ठीक है। फिर 1960 के बाद से ये रूल बना, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि अब से कोई भी पार्ट अगर ऐसा देना हो या लेना हो या कुछ भी ऐसा हो, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं समझा जाएगा, मतलब कि वो आर्टिकल 368 के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। तो अगर हम करेंटली बात करें, तो अगर आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया भी है और ये पूछ भी सकता है कि क्या आर्टिकल 368 को कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब कि क्या जो आप भी चेंजेस कर रहे हैं आर्टिकल 2 और 3 से रिलेटेड, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर आएगा, नहीं, वो एक सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा या फिर कोई भी एक एग्जीक्यूटिव एक्शन से हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको भारत के संविधान में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि आर्टिकल 368 की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि जब संविधान बना था, मैंने कल बताया था आपको भारत का संविधान कब बना था, 26 जनवरी 1950, मतलब इस दिन फोर्स में आया था। तो 26 जनवरी 1950 में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कब आया, 1960 के बाद, ठीक
ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग यही देखेंगे कि पार्ट 1 पार्ट 2, जैसे पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात की गई है, पार्ट 2 में सिटीजनशिप के बारे में बात की गई है। तो हम पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे, आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4। तो पार्ट 1 हम लोग डिस्कस करते हैं आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक, ठीक है। देखिए आर्टिकल 1 क्या कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब इंडिया सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए उसको डिवाइड किया गया है। वो एक यूएस की तरह फेडरेशन नहीं है जहाँ पे स्टेट्स के पास मतलब कि ज़्यादा ऑटोनॉमी होगी, ठीक है। पहले भी बताया था मैंने। तो ये आपका आर्टिकल 1 इस बारे में बात करता है। और वो क्या होगा, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, सारे स्टेट्स मिल के, और सेंटर क्या होगा, स्ट्रांग होगा। जैसे कि यहाँ पे आप वो वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, मैंने बताया था ना आपको, फेडरेशन ऑफ स्टेट, मतलब कि फेडरेशन होगा लेकिन स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा। किसने कहा, कहाँ से मिला था ये बताइए, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, अभी डिस्कस किया था हम लोग ने। तो आर्टिकल 1 बस इतना ही उसके बारे में बात है। देखिए ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप भारत का कॉन्स्टिट्यूशन डाउनलोड करेंगे तो उसमें तो दुनिया भर की चीज़ रखी होगी, लेकिन हमें एग्जाम निकालना है, ठीक है। हमें पीएचडी स्कॉलर नहीं बनना है कि भाई बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। जितनी स्पेसिफिक जानकारी है और जितनी एक्यूरेट हो बस उतना ठीक है, ठीक है, जो एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी। फिर नेक्स्ट है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या कहता है, पार्ट एनेक्स्ड और टू बी एनेक्स्ड, हम वर्ड ना यूज़ करें तो वैसे अच्छा है। एनेक्स्ड है मतलब बस में, क्योंकि एनेक्स्ड मतलब कैप्चर करना, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये है कि कोई भी पार्ट जो भी इंक्लूडेड करना है इंडिया में, जो पहले से इंडिया का पार्ट नहीं है, या फिर उस पार्ट को छोड़ना है, ठीक है। सपोज जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल लो आप, सिक्किम, ठीक है। सिक्किम को भारत का पार्ट बनाया गया था 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ठीक है। तो वो क्या था, सिक्किम पहले इंडिया का पार्ट तो नहीं था, लेकिन आपने उसको एनेक्स किया। एनेक्स मतलब कि या फिर आप उसको बाहर से अपने आप में जोड़ा, तो वो क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुआ, ठीक है। और उस पार्ट को, वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, फिर आर्टिकल 2 के अंदर आता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 बात करता है रीएडजस्टमेंट विद इन स्टेट्स। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जो हुआ था आपको, देखिए हाँ शायद उसमें कंफ्यूज मत होना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं, अमेंडमेंट किया था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो खत्म हो गया था कब, 1960 में। मैंने पहले बताया था ना आपको कि 1960 में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगा, एक सिंपल एग्जीक्यूटिव एक्शन या सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है। 36th अमेंडमेंट एक्ट जो था, जिससे सिक्किम को इंडिया का पार्ट बनाया गया था। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ इस आर्टिकल 2 और 3 में सिर्फ थोड़ा सा अंतर है, क्लियर करना। देखिए आर्टिकल 2 में हम बात कर रहे हैं जो इंडिया का पार्ट नहीं है, ठीक है, जो इंडिया से बाहर है। लेकिन यहाँ पे बात करें जो इंडिया का पार्ट है, सपोज फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल यूपी, या फिर आपको सपोज ऐसे सोचो, सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि मान लो जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अलग अलग किया गया, तो आपने क्या किया, एक स्टेट को बाइफरकेट किया, 2 पार्ट में बांट दिया। तो इसका मतलब क्या है कि आपने रीएडजस्टमेंट किया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है विद इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे टेरिटरी पार्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे टेरिटरी का पार्ट है। तो इतना सा छोटा सा बारीक सा अंतर है, ध्यान रखना। यहाँ पे भी स्टेट्स इंक्लूड हो रहे हैं, एक्सक्लूड हो रहे हैं, लेकिन वो वाले जो अभी पार्ट नहीं है, ठीक है, आप इंक्लूड करो एक्सक्लूड करो, लाइक सिक्किम। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आप जो स्टेट्स पहले से अवेलेबल है उसी में रीएडजस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। सपोज आसाम में मान लो बात चले कि आसाम को डिवाइड कर दो नॉर्थ और साउथ आसाम में, तो वो क्या होगा, आर्टिकल 3 के अंदर आएगा। या सपोज ऐसा बोला जाए कि मेघालय को भी आसाम में मिला लो, तो वो क्या होगा, आर्टिकल 3 के अंदर होगा। लेकिन अगर ये होता है सपोज म्यांमार का कुछ पार्ट इंडिया में मिला लो, या म्यांमार का कुछ पार्ट मिजोरम में मिला लो, तो वो क्या होगा, आर्टिकल 2 के अंडर होगा, ठीक है। डिफरेंस समझ आया, इतना सही डिफरेंस है। यहाँ पे एरिया चेंज करना हो, नाम चेंज करना हो, कुछ भी करना हो स्टेट से रिलेटेड, तो वो कौन से पार्ट में आएगा, आर्टिकल 3 में। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, आर्टिकल 3 में जो भी आपका चेंज किया जाएगा आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग, मतलब कि रीएडजस्टमेंट स्टेट में या कुछ भी ऐसा, या फिर 2 में ही मान लो, तो वो जो बिल होता है ना, वो आप कहीं पे भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आया है। उस बिल को या तो आप लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो या फिर राज्यसभा में भी। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सपोज फॉर एग्जांपल आगे पढ़ोगे मनी बिल के लिए क्या है, हमेशा ये बताया गया है कि उसको सिर्फ आप लोकसभा, मतलब ये रूल है कि आप उसको सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 2 या 3 में कोई भी बिल आएगा, कोई भी आपको रीएडजस्टमेंट करना है 3 के अंदर, तो उस बिल को आप या तो लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि पहले परमिशन किसकी चाहिए होगी, प्रेसिडेंट की, ठीक है। पहले रिकमेंड कौन करेगा, प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट एक देखो स्टेप बाय स्टेप समझो, प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा नंबर 1, नंबर 2
या तो आप उसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस करो या फिर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करो। नंबर 3, अब सपोज आपको कोई नाम चेंज करना है, सपोज आसाम का प्रयाग ज्योतिषपुर, तो आप उस स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उससे भी सलाह लोगे, ठीक है। तो वहाँ की जो स्टेट, जैसे स्टेट लेवल पे होता है ना, जैसे सेंटर पे होता है लोकसभा, राज्यसभा, ये सब आगे बढ़ोगे डिटेल में, और स्टेट लेवल पे क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो स्टेट्स की जो लेजिस्लेचर है वहाँ से आपको परमिशन, मतलब कि आपको बिल वहाँ पे भी पास करना पड़ेगा, जिस स्टेट से आप रिलेट कुछ कर रहे हो। सपोज ऐसे समझो, अगर मान लो कल को आसाम, मेघालय और त्रिपुरा, इन तीनों का कुछ एरिया डिवाइड करना हो या अलग कर, मतलब कि या फिर सेम करना हो, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों की स्टेट लेजिस्लेचर में ये बिल जाना चाहिए, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होगा, प्रेसिडेंट अप्रूवल देगा उस बिल को। सेकंड, या तो लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा। थर्ड मतलब कि ऐसा कोई जरूर नहीं है इसके बाद ही ऐसा हो, मतलब ये साइमल्टेनियसली भी हो सकते हैं। मतलब वो बिल कहाँ पे जाना चाहिए फिर, मतलब लेजिस्लेचर जो है जिस स्टेट से रिलेटेड है वहाँ पे भी इंट्रोड्यूस होना चाहिए। अब ये चीज़ भी ध्यान रखना, स्टेट क्या रिकमेंड करता है, क्या अपनी सलाह देता है, वो लोकसभा या राज्यसभा के ऊपर मान्य नहीं है, मतलब कि सरकार के ऊपर मान्य नहीं है कि उसको माने या ना माने, उसकी मर्जी है सरकार की, ठीक है। सपोज मान लो बोला आसाम का नाम चेंज करना है प्रयाग ज्योतिषपुर, लेकिन यहाँ की लेजिस्लेचर ने बोला हमें नाम चेंज नहीं करना, तो वो फिर सेंटर के ऊपर है, हो सकता है वो मान जाए बात को कि नहीं आसाम ही रहने देते हैं, और हो सकता है बात को ना माने कि प्रयाग ज्योतिषपुर की आसाम ने बोला चेंज नहीं करना, लेकिन बोले नहीं हम तो चेंज करेंगे, ठीक है। तो बाइंडिंग कंडीशन नहीं है, ठीक है, बाइंडिंग नहीं है कि स्टेट की बात माने, लेकिन स्टेट के पास एक बार बिल इंट्रोड्यूस जरूर होगा, जिस भी स्टेट या एक से ज़्यादा स्टेट के बीच में एरिया का डिवीजन, नाम का चेंज या ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ, तीसरा स्टेप हुआ ये। फिर फाइनली तो आपको पता ही है कि जब लोकसभा राज्यसभा में मेजोरिटी से पास हो जाएगा, सिंपल आपका उस बिल को पास मान लिया जाएगा, और फिर जो भी बिल में लिखा था नाम चेंज करना एरिया, वो आपका हो जाएगा, ठीक है, समझ आया। अब एक चीज़ और बची, आर्टिकल 4, ठीक है। अब आर्टिकल 4 आपको पता ही है, मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा नहीं, सिंपल है। क्या बताया था मैंने, पहले ही बता चुका हूँ आपको कि वही है कि 1960 के बाद जो भी चेंज होगा आर्टिकल 2 और 3 में, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं समझा जाएगा, क्योंकि 1960 के बाद जब 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसके 2 साल बाद शायद 1962 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि 2 और 3 में कुछ भी चेंज होगा उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं समझा जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो पार्ट 1 आपका यहीं पे ख़त्म होता है, तो इसको ध्यान रखना। तो देखो कुछ चीज़ें हैं जो आपको अब याद होनी चाहिए अभी तक जो मैंने पढ़ाया। सबसे पहले सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता होना चाहिए, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया। दूसरा मैंने आपको ये भी बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। सबसे पहले क्या आया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आया। भारत में सबसे पहले किसने आइडिया दिया, 1934 M.N. रॉय ने। फिर मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ कमिटीज़ होती हैं, ठीक है, अलग अलग कमिटीज़ बताई थी ना। जवाहरलाल नेहरू किसके हेड है, पार्लियामेंट्री कमेटी के हेड हैं, उसके बाद आपका सरदार पटेल किसके हेड हैं, ऐसे करके आपको 6 से 7 कमिटीज़ बताई थी, वो आपको याद रखना है। फिर एक चीज़ फिर सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको बता ही दिए। फिर पार्ट 1 बता दिया आर्टिकल 1 से लेके 4 तक, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा कि कैसे लगे आपको पार्ट। देखिए जब आप रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो और अच्छे से समझ आएगा। जब आप आज का वीडियो देखें तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो अच्छे से नहीं देखा तो उसको भी देखना। जब आप दोनों को लिंक करेंगे ना तो और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। देखो मैं ऐसे पढ़ाता हूँ कि आप अगर इसी से नोट्स बना लो और पॉलिटी कहीं से भी मत पढ़ो तो आपका 80 to 85% यहीं से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू। बाकी हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। और कुछ अगर आपको लगता हो कि कहीं पे चेंज करना है या फिर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, यू आर फ्री टू आस्क 24/7। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।